नमस्कार। संपूर्ण भारत की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, रविंद्र रैना भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ दिल्ली मुख्यालय से आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, आप बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं और ये बैठक बहुत अहम है कई मायनों में, और खासकर अब खबरें ये भी हैं कि पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। जी बिल्कुल, अगर चारुल इस मीटिंग की बात की जाए तो बीजेपी के अनुसार जो सीईसी है, केंद्रीय चुनाव समिति है, वो सबसे पावरफुल कमेटीज में से एक होती है। और जो तमाम कोर कमेटीज आपने देखी, पिछले 3-4 दिनों में लगातार कोर कमेटीज की बैठक हुई थी, जिसमें एक सीट पर 3 नाम के पैनल आए थे और जिसको आज यानी सीईसी के सामने रखा जाएगा और सीईसी जिस नाम पर मोहर लगा देगी उसको ही टिकट पक्का माना जाएगा। और जल्द ही इसको लेकर सीईसी आज रात तक जिसका भी नामों पर मोहर लगा देगी और कल हो सकता है कई लगभग 150 नाम तक की उम्मीद की जा रही कि जो सामने आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और जो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में है, लगभग 21 राज्यों की सीईसी होगी। यानी इसका मतलब यह है कि जो देश के 21 राज्य हैं उसके तमाम पदाधिकारी पार्टीज के आ चुके हैं, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष, जहां सीएम है वहां के सीएम और संगठन मंत्री के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, यानी जिनकी हाथ में कहते हैं वैल्यू राज्य में होती है, तो उनको लेकर बुलाया गया है। और आज वो कमेटी की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे और उसका मार्गदर्शन खुद पीएम मोदी करेंगे और उसके साथ साथ अमित शाह के मार्गदर्शन में ये बैठक होगी। दरअसल इस बैठक को आप इस रूप में भी देख सकते हैं। आज उन तमाम उम्मीदवारों को लेकर चयन पक्का हो जाएगा और कल वो लिस्ट जारी हो जाएगी और बताया जा रहा है कि उस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल होगा, अमित शाह का नाम भी शामिल होगा। और दरअसल उन तमाम सी और डी कैटेगरीज की सीटों पर चर्चा होगी जो पिछली बार यानी 2014 और 19 में बीजेपी हारी है या तो जीती है और वो कम मार्जिन से जीती है, उस पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर लगातार मंथन चल रहा था। और उसके बाद अब जो सीईसी होगी तो उसमें यह चीज सुनिश्चित की जाएगी, इन तमाम सीटों पर उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिससे पार्टी को उम्मीद है कि वो जीत सुनिश्चित कर सके। और कहीं ना कहीं उसमें आप तमाम वो फैक्टर्स देखेंगे, इसमें महिलाएं होंगी, यूथ होगी, पार्टी उस पर फोकस करने की कोशिश करेगी 2024 की जीत को हर कीमत पर जीत मुकम्मल की जा सके। जी चारू। चलिए आनंद, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, इस लिस्ट को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और हमने हाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी हमने ये देखा था कि बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट जारी की थी। एक बार फिर से बीजेपी सबसे पहले लिस्ट जारी कर रही है और ये आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से बदलाव हुआ। अब से पहले बीजेपी सबसे आखिर में लिस्ट जारी करती थी, ये उसकी रणनीति थी, लेकिन अब एक बार फिर से रणनीति जो है वो बीजेपी की बदलने लगी है। जी बिल्कुल, देखिए आप जो जिसका जिक्र कर रही थी, दरअसल वो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोशिश करती थी कि एंड मौके पर टिकटों का बंटवारा किया जा सके या कहीं उम्मीदवार लड़ाए जा सके। लेकिन आप देखिए, अगर विपक्ष को आप देखेंगे तो लगातार उनकी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आमने सामने तमाम पार्टीज, इंडिया गठबंधन ही है, लेकिन बीजेपी उसको लेकर चीजें 2 कदम आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी, जिससे उन उम्मीदवारों को जिनका चयन हुआ है उनको चुनाव लड़ने में काफी सहूलियत मिलेगी। दरअसल उनको कई दिन मिल जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। और उसके साथ साथ बीजेपी जब अपनी चुनावी मोड में पहुंच चुकी है और जब रैलीज का सिलसिला शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उस जहां भी पीएम रैली करेंगे या बड़े नेता रैली करेंगे तो वो एक शक्ल सामने होगी कि हमारा उम्मीदवार ये है, आपको इसको वोट देना है। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की साफ रणनीति है कि जो चीज हो, जो लोग उतरेंगे, उम्मीदवार उतरेंगे, वो उम्मीदवार नहीं कमल उतरेगा। दरअसल कमल को लेकर बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। उनका साफ कहना है कि जो भी उम्मीदवार है वो कमल के उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर आज बड़ी बैठक है। और जैसे ही बैठक के बाद उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और मोहर लग जाएगी, वो पक्का माना जाएगा और कहीं ना कहीं
बीजेपी इस सीईसी के बाद ये चीज समझा रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उसने रणनीति अपनी पूरी तैयार कर ली है और उस रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रही है। और इस समय इसका मुहर लगने यानी उम्मीदवारों की लिस्ट कल तक उम्मीद की जा सकती है जो बाहर आ जाएगी और जिसके बाद बीजेपी 2024 आनंद, अभी ये बैठक कब तक चलने वाली है? क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब बीजेपी की बैठकें चलती हैं तो देर रात तक चलती हैं, और जब बात फिर लोकसभा चुनाव के लिए नामों पर मंथन को लेकर हो तो क्या लगता है कब तक ये बैठक चलने वाली है? चारू, अभी तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें आप राज्य की इकाई के नेताओं को आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग अब से 10 से 15 मिनट बाद खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आएंगे। जगत प्रकाश नड्डा के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो लगभग 7:30 तक प्रधानमंत्री या 7:35 तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद लगभग 5 मिनट के बाद सीईसी की बैठक चलेगी और 21 राज्यों का आज चयन होना है, उन सीटों का चयन होना है। तो जो लगभग 100 से 150 तक उम्मीदवारों का चयन होना, तो इसमें कई घंटे लगेंगे। बताया जा रहा है कि सिलसिला रात के 12-1 बजे तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन से पहले बीजेपी इतने सारे उम्मीदवारों का चयन कर रही, कहीं ना कहीं इसको 2024 को लेकर बीजेपी एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है और जीते इतना समय पहले उतारने का मकसद ये है कि उन तमाम जो उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ने में सहूलियत होगी, वो प्रचार करने का समय मिलेगा। पार्टी को जो रैलियां बड़ी बड़ी होंगी उसमें एक चेहरा होगा हर एक सीट पे। तो इसको लेकर पार्टी कोशिश कर रही है कि तमाम चीजों को पहले किया जा सके और चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी जब भी कोई चुनाव लड़ती है वो एक रणनीति के तहत लड़ती है और रणनीति कुछ इस प्रकार होती है कि जब चुनाव होता है बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। यही कीमत है कि देखिए आनंद, मंथन तो लंबा चल रहा है लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती है कि वोट आपको कमल को देना है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत और बात अब हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी दंगल पर राज्य के सीएम ने बीजेपी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई थी कि राज्य में उनकी सरकार गिरने वाली है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हद तो तब हो गई जब उनके पास उन्हीं के इस्तीफे की खबरें आई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन तमाम साजिशों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि विधानसभा में बीजेपी बहुमत की बात कैसे कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने वाली है। मेरे पास मेरे ही इस्तीफे की खबरें आ गई और ये एक षड्यंत्र के तहत खबरें चल रही थी ताकि वोटिंग के समय हमारी संख्या कम हो जाए। मैं पूछता हूं कि बीजेपी किस बहुमत की बात कर रही है। पता नहीं कहां से ये न्यूज। राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो पिटाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज़ आई। हिमाचल में जारी सियासी उथल-पुथल का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत दुखद है कि हमने राज्यसभा की सीट खो दी है। पूरे देश ने हिमाचल के राज्यसभा का चुनाव देखा। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जो सरकार और पार्टी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे पास पूरे नंबर हैं। हम इस दौरान उन्होंने पार्टी का बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। We have heard all is well, this government will stay for 5 years. We all are well, all issues have been sorted out, we are worked out. We all are going, sitting there, we have heard, we are hearing all MLAs. Budaji is speaking, everybody is speaking, there is no problem in the government. हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की। स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया। विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद उन सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर भी चुनाव हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है
अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। अब ये जजमेंट जो है दैट इज़ फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के सभी अयोग्य विधायक हाईकोर्ट पहुंचे और याचिका दाखिल की। विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद से उन सीटों पर अब फिर से चुनाव होंगे। हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर भी चुनाव हो। हिमाचल में 6 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि उनका इस मामले पर कुछ कहना सही नहीं है। हमारे पर्यवेक्षक यहां आए हैं, उन्होंने यहां की परिस्थिति को देखा और स्पीकर ने फैसला लिया। साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर बताया कि मामला हाईकमान में ध्यान में लाया गया है। फिलहाल उन्होंने अभी पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है। राम का आशीर्वाद, क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीज़ों को देखना है, सब चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी आप उनके मसलों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनका नाराज होना जायज़ है। अगर वो उन्हें बैठाकर बात करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। को फॉलो कर, मैंने आपको कहा ना कि हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी कदम उठाया, हम हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ी है। वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी लेगेसी हमारे साथ है। उनके क्या भाव थे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते थे, हम उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हमने हर कदम रखा। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है, और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते, क्या फैसला लेते। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके उम्मीदवार कुछ एथिक्स की बात कर रहे थे, तो इस पर मैं कहूंगा कि वो एथिक्स की परिभाषा सीख के आए। जब उनकी हार हो जाती है तो ईवीएम पर दोष लगा देते हैं, और जब उनकी जीत हो जाती है तो हम तो ईवीएम पर दोष लगाते ही नहीं है। आप देश के समग्र रुझानों को देखें, ना कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दलों में से एक मुख्य सचेतक ने इस्तीफा दे दिया। चारों ओर परिवर्तन की लहर चल रही है। देखिए, ऐसे हमारे 24 थे और हमारे कैंडिडेट को 34 वोट पड़े, और उनके कितने थे? 40 थे, उनको भी 34 पड़े। ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे हिसाब से। अभी लोग नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन तो बाद में आएगा, और डेस्परेशन कर रहे हैं। वो उनके जो कैंडिडेट थे वो कुछ एथिक्स की बात कर रहे थे। मैं कहूँगा कि वो एथिक्स की जो परिभाषा एक बारी सीख के आए। मतलब कि जब उनकी हार हो जाती है तो ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं, हाँ, और जब उनकी जीत हो जाए तो हम तो कभी ईवीएम को ब्लेम नहीं करते हैं। देखिए, ऐसे है, आप कंट्री में यू लुक एट द ओवरऑल ट्रेंड, इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन हिमाचल, व्हाट्स हैपनिंग इन यूपी। आई मीन, द चीफ व्हिप ऑफ वन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज रिजाइंड, अदर पीपल आर ओपनली वोटिंग, सो देयर इज a wave of change going around. So I think now it's early days. In another few days, you'll see when the elections are formally, the process commences.
संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। आज ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आज बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार का विरोध किया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं है, ये ममता सरकार द्वारा की गई आश्वासन पूर्ण गिरफ्तारी है कि आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति है। जब तक ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता है तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। अब आ गया उसका बाद, अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोडी संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंड मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार मिशन भी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, जितना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। अरे भाई अरेस्ट नहीं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने शाहजहां शेख पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संदेश खाली घटना पर कहा कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मामले की जांच हो, न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो घटना घटित हुई है वहाँ महिलाओं के साथ, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और हमने छत्तीसगढ़ के सीएम के नाते वहाँ के सीएम को चिट्ठी लिखा है और इसकी सूक्ष्म मतलब जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और दोषीदार लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री जुगनाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और अनोखी साझेदारी का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी पड़ोसी प्रथम नीति का अहम भागीदार है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। हमारी नेबर पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में
नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं डिंडौरी सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और कहा कि इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जो लोग घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था सरकार कर रही है। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हूं। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा। उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी, जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने आला कमान को नाम भेज दिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट सीट पर अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, मतीन अहमद का नाम भेजा गया है। चांदनी चौक सीट पर जेपी अग्रवाल, हरिशंकर गुप्ता, अलका लांबा का नाम भेजा गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम योगी आज प्रगति मैदान के उत्तर प्रदेश पवेलियन में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड शो का लुत्फ उठाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने उन्हें अवैध खनन के एक मामले में 5 साल पुराने मामले में गवाह के तौर पर शामिल होने के लिए समन भेजा था। अखिलेश यादव ने सीबीआई के सामने पेश होने में असमर्थता जताई। नहीं, मुझे दावा मैं ठोकने नहीं जा रही हूँ और मुझे क्षेत्र में काम करने का दोबारा मौका मिला है और मैं मेलपुरी की जनता के बीच में रह के और इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ। अक्षय जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकालीन नंबर सेवा 112 के पहले चरण के विस्तार के लिए 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरजेडी के 4 विधायकों के टूटकर एनडीए में जाने पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और उन्हें बेशर्म करार दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। मामले में इरफान और हामिदुद्दीन को सजा सुनाई गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में लखनऊ, कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। कोर्ट ने कहा कि टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष हैं। माननीय न्यायालय ने आज यह फैसला दिया है, अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। मिशेल ने कोर्ट में हिरासत में अधिकतम अवधि बिताने को लेकर दलील दी थी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले यूपीए 2 के दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है। यह हेलीकॉप्टर्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे अति विशिष्ट लोगों के आवागमन के लिए इस्तेमाल होने के उद्देश्य से खरीदे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित कटरा केशव देव के नाम से दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा हटाकर भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग को लेकर विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई अब 13 मार्च को होगी। आज करीब सवा घंटे तक न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत में सुनवाई चली और मस्जिद पक्ष से दलील रखी गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें उच्च स्तरीय सत्र में भारत ने पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई। इस दौरान भारत की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न को बढ़ावा दिया हो और जिसका मानवाधिकार का रिकॉर्ड खराब है, उसे भारत पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के 55वें नियमित सत्र के दौरान अनुपमा सिंह ने राइट टू रिप्लाई यानी जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया। With regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond, but as we don't wish to similarly waste the Council's time, बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दाखिल किए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हर जगह विकास हुआ, हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया गया। उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है और इसीलिए हर कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव में जाना चाहता है। हमने नाम एकत्रित कर लिए हैं और उन्हें केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, एक तो उनका जो आंतरिक वो अपनी सरकार से असंतुष्ट लोग हैं और मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी में सरकार चलाने के तरीके में कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उनके विधायक क्यों जा रहे हैं, उनके नेतृत्व से क्यों नाखुश हो रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी लगातार 2 बार से 5 सीट जीतते आ रही है और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारियां कर रही है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर माथापच्ची चल रही है। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश चुनाव संचालन समिति ने सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 दावेदारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के बीच लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के नाम पर विस्तार से चर्चा हुई और इस दौरान सभी लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर नाम भेजे गए नाम पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में पेश किए गए। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में अवैध और बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ दायर 2 जनहित याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय को 6 फरवरी 2003 के शासनादेश के तहत मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही सचिवालय से जवाब पेश करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। बता दें कि इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। तो याचिकाकर्ता की ओर से भी इन सब लोगों के नाम माननीय उच्च न्यायालय में जमा किए गए और विधानसभा ने भी ये नाम और इन लोगों के कार्यकाल जमा किए। नाम स्पष्ट रूप से विधानसभा नहीं ले पाई, लेकिन इसमें विधानसभा के खुद के शपथ पत्र में यह बात आई है कि 2016 में, 2020-21 में एक्स पोस्ट फैक्टो भी कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रहे और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो लोग रहे, वह सब लोगों का नाम विधानसभा ने खुद अपने शपथ पत्र में लिया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा को निर्देशित किया है इन सब पर कार्रवाई करे 6 फरवरी 2003 के शासनादेश के तहत और मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2024 को। सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़े मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया को पहले कैमरे लगाने पड़ते थे, लेकिन अब हाईटेक कैमरे हैं। हमें किसी भी मीडिया कर्मी के सवाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी कुर्सियों पर बैठकर अपना सवाल कर सकेंगे, जिनका हम लोग विस्तार से जवाब देंगे। ਡੱਬਵਾਲੀ ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ਕੋਲੇ 5350 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ निर्माण करन दी कंस्ट्रक्शन दी एक्टिविटीज और दी 27/5/13 ਨੂੰ शुरू ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀविटी 1/4/2016 ਨੂੰ शुरू हो जाती है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।